हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने बताया था बच्चों, उससे अब आगे की टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को ये बताया था बच्चों कि किसी अभिक्रिया में क्या होता है कि हम कैसे उसका जो है वेग निकालते हैं और वेग से वेग स्थिरांक का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और फिर उसके बाद हमने आपको सिखाया था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कितने कारक ऐसे हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बच्चों आते हैं अब इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले आज का टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों ये मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दरअसल टॉपिक जो है बच्चों ये हर एक तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पर कई ऑब्जेक्टिव्स भी क्रिएट होते हैं, कई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार तो दोनों में खुद अंतर भी पूछ देता है, अभिक्रिया के अनुक्ता और कोटि में क्या अंतर होता है। तो बच्चों अब इस टॉपिक को दोनों टॉपिक को हमें क्लियर करना है कि आखिर अनुक्ता क्या होता है अभिक्रिया की और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें मॉलिक्यूलरिटी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है सबसे पहले इसको देखेंगे। तो देखो बच्चों डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या के योगफल को अभिक्रिया की अनुक्ता कहा जाता है। बच्चों ध्यान दोगे अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा प्रतिफल। तो आपको प्रतिफल के अणुओं की संख्या को नहीं जोड़ना है, सिर्फ अभिकारक के अणुओं की संख्या को जोड़ना है। और अगर आप अभिकारक के अणुओं की संख्या का योगफल निकालते हैं तो वही क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया की अनुक्ता कहलाता है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है बच्चों, देखो हमने लिख दिया है कि अगर किसी अभिक्रिया की अनुक्ता अगर 1 आती है बच्चों, आप निकालते हैं और उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आती है 1 आती है, तो उसे याद रखिएगा आप उसे एक अणुक अभिक्रिया कहेंगे। कितना कहेंगे बच्चों, एक अणुक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अगर इसी प्रकार बच्चों अगर हमारा अनुक्ता 2 और 3 आता है तो आगे अभिक्रिया का नाम हम क्या देंगे, द्विअणुक यानी कि बाइमॉलिक्यूलर, और त्रिअणुक मतलब कि ट्राइमॉलिक्यूलर। तो ऐसे हम अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे अनुक्ता के आधार पर बच्चों। तो इसको नोट करेंगे, इस पर हम बताते हैं कैसे अनुक्ता निकाला जाता है। तो देखो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन तो हमने डिफाइन कर दिया कि अभिक्रिया में कुल अभिकारक के अणुओं की संख्या के योगफल को अनुक्ता कहते हैं। आइए बच्चों इस पर हम देखो एक्सप्रेशन बनाते हैं, कैसे इसका एक्सप्रेशन आप दिखाओगे। तो देखो बच्चों एक्सप्रेशन इसका जो हम दिखा रहे हैं उसमें ध्यान देना। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट यानी कि माना कि बच्चों यहाँ पर मान लिया हमने कि एक अभिक्रिया क्या मान लिया है कि ए और बी एक अभिकारक है, दो अभिकारक है, मिलकर क्या प्रतिफल बना रहे हैं सी और डी। ए अभिकारक का अणु की संख्या m है और बी अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है n है। इसी तरीके से जो प्रतिफल बन रहा है सी का m1 अणु बन रहा है, डी का n1 अणु बन रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर अनुक्ता में प्रतिफल से कोई मतलब है नहीं बच्चों, हमें प्रतिफल यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हमें उस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है। हमें मेन देखना है कि हमारा अभिकारक क्या है। तो अगर हम यहाँ पर अभिकारक को देखें बच्चे तो हमें अभिकारक जो है 2 है, ए और बी, 2 अभिकारक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट, डब्ल्यू आर शॉर्ट में लिखा हुआ बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी इसका मतलब है ए के सापेक्ष अभिक्रिया की अनुक्ता। ए के सापेक्ष अभिक्रिया की अनुक्ता यानी कि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की अनुक्ता यानी कि अभिकारक के अणुओं की संख्या। तो कितना अणु है बच्चों, एम अणु है, तो क्या यहाँ पर लिखा देंगे, एम लिख देंगे। अगर ठीक इसी प्रकार से हम लिखेंगे बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी के सापेक्ष अभिक्रिया की अनुक्ता, तो बी के कितने अणु है बच्चों, एन, तो बी के सापेक्ष कितना अणु हो जाएगा, एन अनुक्ता हो जाएगा। तब हम लिखेंगे दज यानी कि अतः क्या लिखेंगे बच्चों, टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, इस अभिक्रिया की टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। तो अभिक्रिया की कुल अनुक्ता जब लिखेंगे बच्चों तो दोनों अभिकारक है तो दोनों के अणुओं की संख्या जोड़ देंगे तो अभिक्रिया क्या निकल जाएगा, अनुक्ता निकल जाएगा। यानी टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बच्चों m+n, क्या हो जाएगा, m+n हो जाएगा इस अभिक्रिया की टोटल अनुक्ता। अब देखो बच्चों इस पर हमने कुछ नोट पॉइंट्स बताए, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे अभिक्रिया का मॉलिक्यूलरिटी चेक करेंगे। जैसे सपोज हमने एक अभिक्रिया लिया जिसमें एक रिएक्टेंट है, मात्र एक रिएक्टेंट है बच्चों, और प्रोडक्ट बना रहा है, और देखो इसके अणु की संख्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट कितना लोगे बच्चों, 1 लोगे, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हमारा अभिक्रिया सोच लो बच्चों ऐसे होता है, x + y, 2 अभिकारक होते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें x के भी एक अणु और y के भी एक अणु होते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाता, 1 + 1 यानी कितना हो जाता बच्चों, 2 हो जाता। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो मेरा अभिकारक एक ही है बच्चों लेकिन उसका 2 अणु है तो 2x है, तो वहां पर प्रोडक्ट वो बना रहा है, तो यहाँ पर अभिकारक के अणु की संख्या कितना है, 2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक अगर हमारा अभिक्रिया इस तरह से बच्चों 2 अभिकारक है x और y, जिसमें x के 2 अणु और y के कुछ नहीं तो कितने एक अणु है,
तब मॉलिक्यूलिटी कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका 2 अणु और इसका 1 अणु कितना मिलकर हो जाएगा, टोटल अणुओं की संख्या 3 हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे मॉलिक्यूलिटी निकालते हैं, नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, अनुक्ता अब हम बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वहां पर आप अनुक्ता कैसे निकालोगे। जैसे अगर मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है बच्चों और लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया की अनुक्ता निकालें, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे हमने पहला अभिक्रिया लिखा हुआ है NH4NO2 अभिक्रिया करके N2 और 2H2O बनाता है, तो इस अभिक्रिया की अनुक्ता कितनी होगी। तो बच्चों देखो मॉलिक्यूलरिटी आप कैसे लिखोगे, लिखोगे यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे बच्चों। तो अभिकारक कौन सा है, NH4NO2 है, और कितना अणु है, कुछ नहीं तो कितना अणु है बच्चों, 1 अणु है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस दूसरे रिएक्शन का निकालेंगे बच्चों, बड़ा आसान है ना, समझ में भी आ रहा होगा। मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना होना चाहिए बच्चों, तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं, अभिकारक के अणु की संख्या 2 है यहाँ पर, तो अनुक्ता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर ठीक इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले रिएक्शन का देखें बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में इसका 2 अणु और इसका कितना अणु, कुछ नहीं है तो 1 अणु बच्चों, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 अणु, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो ऐसे अनुक्ता निकालेंगे बच्चों, जो कि काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ऐसे ही आपको बनाना है, नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, अनुक्ता क्लियर करने के बाद अब हम जानेंगे अभिक्रिया की कोटि, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे बच्चों। डिफिनेशन क्या कहता है देखो कि अभिक्रिया के वेग व्यंजक में, अभिक्रिया के वेग व्यंजक में क्या करा बच्चों, अभिकारक के सांद्रण पद के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले अगर कोटि निकालना अभिक्रिया के बच्चों, तो उस अभिक्रिया का सबसे पहले आपको वेग समीकरण लिखना होगा, यानी वेग व्यंजक लिखना होगा, और उसमें जो अभिकारक के सांद्रण का घात होगा उसको अगर आप जोड़ दीजिएगा, तब जाकर निकलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि। तो आइए इस पर देखते हैं, हमने एक्सप्रेशन जो बनाया है, तो इसमें हमने बच्चों लेट कर लिया। लेट का मतलब हो गया, माना कि यहाँ पर क्या हमने मान लिया है कि एक अभिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक है और C और D प्रतिफल बन रहा है। M इसका जो है A का अणु की संख्या है, N जो है B के अणु की संख्या है, M1 C के अणु की संख्या और N1 D के अणु की संख्या है। इसमें भी बच्चों आप प्राथमिकता किसको दोगे, अभिकारक को दोगे। किसको दोगे प्राथमिकता, अभिकारक को, क्योंकि देखो आप रेट लॉ के अनुसार अगर चलते हो, वेग नियम के अनुसार, तो क्या कहता है बच्चों कि रेट जो होता है, जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो सीधा समानुपाती होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक के सांद्रण का। तो यहां से हम बच्चों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू, पहले से समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, स्थिरांक लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, ए के पावर क्या हो जाएगा बच्चों, m हो जाएगा, और b टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्योंकि अणुओं की संख्या को क्या कर देते हैं, सांद्रण पद का घात बना देते हैं, जैसा कि आपको रेट लॉ में हमने बताया है, रेट एक्सप्रेशन में, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर k जो है क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे हियर, यानी कि यहाँ पर बच्चों अब क्या लिखने वाले हैं, तो देखो इस वेग समीकरण का हम उपयोग करने वाले हैं बच्चों, रेट एक्सप्रेशन का। तो इसके अनुसार हम चले तो क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। तो क्या होगा, अभिक्रिया कोटि सांद्रण पद के घात होते हैं ना, तो ए का सांद्रण घात कितना है बच्चों, m है, तो ए के सापेक्ष में अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लिखें अभिकारक दूसरा कौन है बच्चों, b, तो b का सांद्रण b हो गया, b ब्रैकेट में, और उसका घात क्या हो गया, n हो गया। तो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, यानी b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा बच्चों, तो स्मॉल n हो जाएगा, यानी कि इनके घात जो है वही क्या अभिक्रिया की इनकी कोटि है। लेकिन हमें बच्चों यहाँ पर 2 अभिकारक है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो हमें टोटल लिखना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या करेंगे, दोनों के घात को जोड़ देंगे बच्चों, तो हम लिखेंगे दज टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, m + n। तो ऐसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, ठीक है, इसको आप नोट करोगे। तो देखो बच्चों, अब अभिक्रिया की कोटि पर आपको जो है क्वेश्चन जो देगा वो कैसे आप बनाओगे। जैसे इस तरह का अगर अभिक्रिया दिया हुआ है बच्चों और कहा गया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं की कोटि निकाले, तो देखो कोटि आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले बच्चों करते क्या है, यहाँ पर हमारा अभिकारक क्या है, NH4NO2 है ना, और N2 + 2H2O प्रोडक्ट बना रहा है। तो आप देखो, अब आप ये नहीं सोचना कि यहाँ डायरेक्ट एक अणु है तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा तो ऑर्डर भी 1 लिख दे, नहीं बच्चों, ये आप कभी गलती नहीं करोगे। आपको सबसे पहले इसका क्या लिखना होगा, रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा, यानी रेट लिखना होगा। तो रेट इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, k इंटू कॉन्स्टेंट लगाओगे और अभिकारक के सांद्रण दिखाओगे ब्रैकेट में, NH4NO2 स्क्वायर ब्रैकेट में, और जो अणु की संख्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है कोफिशिएंट, ये घात हो जाएगा। और अब जो घात है बच्चों, यहाँ पर आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब कितना लिखोगे, 1, यानी आपको
इस स्टेप में लिखना। मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी में हमको रेट एक्सप्रेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वहां हम डायरेक्ट लिख देंगे मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1, क्योंकि हमको दिख रहा है अभिकारक के अणु की संख्या 1 है। लेकिन ऑर्डर जब भी लिखना होता है रिएक्शन का, तो आपको ये वाला रेट एक्सप्रेशन दिखाना जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दूसरा एग्जांपल में क्या कहता है बच्चों, यहां दो हमारा रिएक्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे सबसे पहले K इंटू H2 का सांद्रण क्या हो जाएगा, H2 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, कुछ नहीं तो कितना अणु बच्चों 1, इसका घात कितना हो जाएगा 1 इंटू दूसरा अभिकारक क्या है बच्चों I2, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में I2 हो जाएगा, इसका कुछ नहीं अणु की संख्या तो कितना ले लेंगे 1 कोफिशिएंट, तो 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो हमारा देखो यहाँ दो अभिकारक का वेग समीकरण में दो अभिकारक का जिक्र हो रहा है और दोनों के घात का योगफल कर देंगे, तो इसका घात 1 और इसका घात 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 2। अब ये नहीं सोचेंगे कि डायरेक्टली 1 1 दिख रहा हम 2 कर दे, नहीं, आपको रेट एक्सप्रेशन को जिक्र करना है। आगे हम बताएंगे क्यों ऐसा नहीं करते हम लोग डायरेक्ट। अब देखो बच्चों थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड रिएक्शन देखो, कहता है 2FeCl2 प्लस Cl2 2FeCl3 बना रहा है ना, फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड में चेंज हो रहा है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके। तो अगर यहां में लिखना होगा बच्चों तो सबसे पहले क्या लिखेंगे रेट इक्वल टू, पहले क्या लगाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे FeCl2 लिखेंगे, ठीक है बच्चों, और FeCl2 इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे इनटू Cl2 का कितना हो जाएगा बच्चों, इसका अणु कितना है कुछ नहीं तो 1, तो 1 रख देंगे, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की क्या हो जाएगा बच्चों कोटि, तो इसका घात 2 और इसका घात कितना 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। यानी इस ऑर्डर इसमें जो है रिएक्शन का जो ऑर्डर होना चाहिए कितना होना चाहिए बच्चों 3 होना चाहिए, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लेंगे। तो देखो बच्चों अभिक्रिया के अनुक्ता और कोटि आप लोगों को हमने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्रेशन के थ्रू क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद जो बच्चों टॉपिक हम बताने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके किसी भी कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले केमिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि बच्चों अक्सर ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि में अंतर लिखे। तो आइए बच्चों हम इसी टॉपिक को अब यहाँ दिखाने जा रहे हैं। देखिए हमने हेडिंग दिया बच्चों, लिखा है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब होता है बच्चों कि अनुक्ता और कोटि में अंतर। तो अनुक्ता और कोटि में अंतर जो है बच्चों हम देखो कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले 2 कॉलम बना लिया है, एक साइड हमने अनुक्ता लिख लिया, दूसरे साइड हमने क्या लिख लिया है कोटि लिख दिया है। तो यानी कि अनुक्ता और कोटि हमने यहाँ पर दिखा दिया बच्चों। अब इनमें यहाँ पर अंतर जो है देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो कहता है पॉइंट बच्चों, जो सबसे पहला पॉइंट है अनुक्ता के लिए, कहता है कि यह अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसा कि डिफिनेशन भी आप पढ़े बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है, तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक के जितने अणु भाग ले रहे हो उसके अणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है कौन, अभिक्रिया की अनुक्ता। लेकिन बच्चों अगर हम कोटि की अगर बात करें तो कोटि क्या होता है बच्चों, तो यह अभिकारक के सांद्रण परिवर्तन पर निर्भर करता है। यानी कोटि को अणु से मतलब नहीं है। जैसे हम अगर कहें बच्चों कि किसी अभिक्रिया में अगर आप सोच रहे होंगे कि अनुक्ता जितना हो उतना कोटि हो, तो ऐसा नहीं है कि हर समय वही होगा। अनुक्ता जितना है उतना कोटि हो सकता है, लेकिन कोटि जो है वो अलग अलग वैल्यू में भी हो सकता है, क्योंकि कोटि जो होता है वो सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। यानी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रण हम लोग बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, और सांद्रण बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा वेग बढ़ेगा, और हो सकता है उसकी ऑर्डर भी क्या कर जाए इंक्रीज कर जाए, या उसका सांद्रण घटाने पर उसका कोटि क्या कर जाए डिक्रीज कर जाए, यानी कि घट जाए। यानी कि अभिक्रिया में जो अभिकारक का सांद्रण जो होता है बच्चों ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है। और आपको हमने बताया भी अभिकारक की सांद्रण अभिक्रिया में क्या होता है घटता है और प्रतिफल में सांद्रण बढ़ता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि जितना हम अभिकारक लिए हो सबका सांद्रण प्रॉपर अभिक्रिया में काम कर ही रहा हो। कोई एक न्यूट्रल भी हो सकता है, किसी एक ही का सांद्रण काम कर जाए अभिक्रिया के वेग पर, और उसमें तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप तो 2 पदार्थ लिए थे, सपोज आप 2 अगर पदार्थ लिए हैं, जैसे इसके लिए हम बच्चों यहाँ पर देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहे, ध्यान देना। जैसे अगर हम एक अभिक्रिया देते हैं बच्चों, आगे हम पढ़ाएंगे जब हम इसका ऑर्डर ऑफ जो है रिएक्शन पर हम अभिक्रिया का टाइप्स बताएंगे तो ये रिएक्शन आएगा। जैसे अगर हम मान लो ये रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, ये क्या होता है, तो स्ट्रीफिकेशन का अपोजिट रिएक्शन है बच्चों स्ट्रीकरण का, जिसमें हम इथाइल एसीटेट को अगर जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है एसिटिक एसिड बनाता है और साथ में इथाइल अल्कोहल बनाता है बच्चों, यानी CH3COOH और प्लस बनता है बच्चों C2H5OH, यानी इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया में होता क्या है, आपको हम इसलिए यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ इस अभिक्रिया की जो वेग होता है बच्चों, यानी जो इस अभिक्रिया का जो कह सकते हैं वेग समीकरण जो हम बनाते हैं उसमें अभिक्रिया का वेग
सिर्फ इथाइल एसीटेट पे ही डिपेंड करता है, H2O पे डिपेंड नहीं करता है। कहता है कि H2O तो एक विलायक है, उसमें वो जाकर उसकी अपनी सांद्रता उसकी घुल रही है और तब जाकर वो एसिटिक अम्ल और क्या बना रहा है, इथाइल अल्कोहल बना रहा है बच्चों। तो यानी कि यहां पर तो H2O का सांद्रण कुछ नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहा। तो अगर आप सोच रहे होगे कि अनुक्ता एक अणु इसका एक अणु इसका, तो अनुक्ता तो 2, लेकिन कोटि 2 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रण तो कुछ है ही नहीं, 0, और इसकी सिर्फ सांद्रण है, तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि कोटि 1 रह गया, अनुक्ता 2 पहुंच गया। तो देख रहे बच्चों, ये फर्क होता है। कोटि का मतलब होता है प्रेडिकल, क्या हो रहा है अभिक्रिया में, है ना, उसमें डिपेंड कर रहा है। इसमें कौन सा सांद्रण इसका भाग ले रहा है उसमें डिपेंड कर रहा है। लेकिन अनुक्ता अगर हम निकालते हैं बच्चों, तो उसमें कुछ हम ध्यान नहीं देते हैं कि सांद्रण कितना है, कौन भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है। हम डायरेक्ट लिखते हैं अगर अनुक्ता बच्चों, तो एक और एक अनुक्ता, इसका हम क्या लिख देते हैं 2, लेकिन कोटि में हम क्या लिखेंगे, इसकी सांद्रता का जिक्र नहीं करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन आगे आपको जरूर मिलेगा आगे की वीडियो में, क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको हम बस इतना समझा दे रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के रूप में जल का इस्तेमाल जब किया जाता है, तो जल की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को कोई प्रभावित नहीं करती है। जिस कारण से हमेशा याद रखना है कि कोटि सिर्फ एक ही अभिकारक पे डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो देख रहे बच्चों, ये सांद्रण परिवर्तन पर डिपेंड करता है, कौन, अभिक्रिया की कोटि। अब देखिए बच्चों, दूसरा जो पॉइंट कहता है कि यह संपूर्ण अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि टोटल जो रिएक्शन होता है बच्चों, कंप्लीट रिएक्शन, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि अनुक्ता कितना है ना। जैसे हम क्या करते हैं बच्चों, हमने लिखता है ना, जैसे हम लिखे x प्लस वाई और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो x प्लस वाई प्रोडक्ट बना रहा है, तो अभिक्रिया हम लिख दिया है। अब यहां पर देखेंगे क्या कि इसका कितना अणु, इसका कितना अणु, तो दोनों का एक और एक कितना अणु है, तो एक अणु इसका और एक अणु इसका, तो टोटल कितना अणु, 2। तो यानी अभिक्रिया की अनुक्ता कितना, 2। तो यानी कि कोई अभिक्रिया जब आप लिख दीजिएगा समीकरण बच्चों, तभी आप अनुक्ता उसका बता सकते हैं, टोटल अणुओं की संख्या जोड़कर। दूसरा इसमें क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसमें जो पॉइंट कहता है दूसरा कोटि में, कहता है इसे प्रायोगिक आंकड़ों की सहायता से निकाला जाता है। प्रायोगिक आंकड़ा यानी वही हमने जो दिखाया बच्चों, प्रैक्टिकल वैल्यू, यानी डिपेंड कर रहा है किस पर, वो देखा जाता है। अभिक्रिया में कौन अभिकारक का सांद्रण रियल में एग्जैक्टली काम कर रहा है, किसका सांद्रण पे अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर रहा है, उसमें अभिक्रिया की कोटि जाकर निर्धारित हो जाती है। जैसे कि हमने बताया कि इसके वेग समीकरण में क्या लिखते हैं बच्चों, तो K इंटू क्या लिखते हैं, CH3COO C2H5 का पावर 1 लिखते हैं। लेकिन H2O के सांद्रण का जिक्र हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 0। तो दज ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + 0 यानी कि 1। और यही अभिक्रिया की अगर आप मॉलिक्यूलरिटी लिखो बच्चों, तो मॉलिक्यूलरिटी इसी अभिक्रिया के लिए क्या लिखा जाएगा, आप समझ रहे हो, एक अणु इसका और एक अणु इसका। क्योंकि अनुक्ता डिपेंड नहीं करता कि वो क्या उसका सांद्रण परिवर्तन हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ अणु की संख्या डायरेक्टली देखता है। तो एक और एक कितना अणु हो जाता है, तो अणु तो दिख रहा है कि आपको एक एक अणु भाग ले रहा है। तो यहां पर तो आप लिख देते हैं अनुक्ता इस अभिक्रिया के लिए 1 + 1 2, इस अभिक्रिया के लिए ना। लेकिन बच्चों ऐसा कोटि में नहीं होता, ये प्रायोगिक आंकड़ा देखता है कि अभिक्रिया में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए बच्चों, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। कहता है ये हमेशा पूर्णांक, ये हमेशा वैल्यू पूर्णांक देता है, लेकिन 3 से अधिक नहीं देता बच्चों। यानी कि किसी अभिक्रिया की अनुक्ता, एक चीज याद रखेंगे, 0 नहीं हो सकती है, कभी नहीं। अभिक्रिया का अनुक्ता 0 कभी नहीं होती है, एकदम नोट कर लो पॉइंट बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, खासकर बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि अभिक्रिया की अनुक्ता 0 हो सकती है, आप बिल्कुल बताओगे कि नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अभिकारक होगा, एक भी अभिकारक होगा तो उसका कम से कम तो एक अणु जरूर होगा, है ना। तो वहां पर अनुक्ता जो है हमेशा याद रखना है 1, 2 या 3 हो सकता है किसी भी अभिक्रिया का। और अगर हम बात करें बच्चों कोटि की, तो कोटि में हमेशा याद रखना है यह पूर्णांक होता है और भिन्नांक भी होता है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि देखिए बच्चों 0 भी हो सकती है, ध्यान देने वाली बात है। अनुक्ता 0 नहीं हो सकती है, लेकिन कोटि 0 हो सकती है। यानी कोटि का वैल्यू जो होता है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। और भिन्नांक का मतलब, कहने का मतलब बच्चों कि P/Q के फॉर्म में भी होता है, जैसे 2/3, 3/4, है ना, 5/3, 5/2 ऐसे भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो चौथा और जो आखिरी अंतर है बच्चों, कि अनुक्ता एक सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक मान की जैसे अगर हम कह देते हैं कोई अभिक्रिया में, जैसे हम ऊपर की अभिक्रिया हमने एक एग्जांपल दिया था, एस्टरिफिकेशन का अपोजिट रिएक्शन था, तो उसमें हमने क्या दिखाया कि अनुक्ता ये डिपेंड कर रहा है कि कौन से अणु सिर्फ भाग ले रहा है और कितना अणु भाग ले रहा है ना। यानी एक सैद्धांतिक मान है कि हमने बता दिया कि इथाइल एसीटेट का एक अणु जल के एक अणु के साथ संयोग करके क्या बना रहा है, एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल बना रहा है। तो ये क्या एक सिद्धांत हमने दे दिया बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें कोटि की, तो कोटि क्या है, ये एक प्रायोगिक मान है बच्चों। प्रायोगिक मान क्या मतलब क्या होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि क्या हम लिए थे, ये डिपेंड करता है कि अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक का कितना सांद्रण अभिक्रिया में भाग लिया। ये एक प्रायोगिक मान हो गया बच्चों। और हम एक सिद्धांत लेकर चल रहे हैं कि एक अणु उसका एक अणु
अनुसे अभिक्रिया किया, एक सिद्धांत है, लेकिन रियल में हुआ किसके बीच अभिक्रिया, कितना सांद्रण अभिक्रिया का कितना भाग लिया अभिकारक का, ये प्रायोगिक मान होता है बच्चों। और हमेशा याद रखना है कि अभिक्रिया की कोटि किस पे डिपेंड करती है, प्रायोगिक मान पे डिपेंड करती है। तो बच्चों जब भी आएगा अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि में अंतर लिखने के लिए, तो आप ऐसे ही अंतर को दिखाओगे और यही 4 अंतर का जिक्र करोगे बच्चों। तो आज के टॉपिक में हमने जो आप लोगों को बताया है बच्चों, इसको आप ध्यान से नोट कर लोगे। और दूसरी चीज है कि आपको हमने आज के टॉपिक में हमने बताया लेक्चर में बच्चों, अभिक्रिया की अनुक्ता, अभिक्रिया की कोटि, दोनों का वेग व्यंजक, दोनों का एग्जांपल्स, और अंतिम में जो हमने बताया बच्चों कि अभिक्रिया की अनुक्ता और कोटि में अंतर कैसे निकालते हैं। तो इसको बच्चों ध्यान से पढ़ोगे, और कोई भी अगर समस्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हाजिर हैं, आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट वीडियो में भी आपको देंगे। थैंक यू सो मच।